चलिए शुरुआत करते हैं आनुवांशिकी एवं जैव विकास के बारे में। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब कई बार एग्जाम में मेंडल के साथ में एक और ऑप्शन से देते हैं मेंडलीव। मेंडलीव नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेंडल्स का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जनरली ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक स्थान पर ईसाइयों के एक मठ के पादरी हुआ करते थे। कौन? जॉन मेंडल। इसके अलावा वेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ियों को चुना था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर होगा 7 जोड़ियों को चुना था। इनमें से इन्होंने प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुणों को दबाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना? मत कहने का मतलब यही है। अब इसको जरा पहले समझते हैं। उन्होंने पहले को प्रभावी जनरली इन्होंने जो 2 जोड़े चुने थे, तो एक को इन्होंने बोला कि पहला जो है वो डोमिनेंट है, और दूसरा इन्होंने बोला वो अप्रभावी, जिसको इन्होंने बोला रिसेसिव है। ऐसा। इसके अलावा मेंडल ने गुणों की वंशानुगति के लिए जिम्मेदार इन कारकों को एक प्रतीक से व्यक्त किया है। अब वो प्रतीक जरा देखेंगे कैसे। अब इन्होंने ये बोला कि जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल लेटर से, और जो अप्रभावी लक्षण होगा वो स्मॉल लेटर से उन्होंने उसको व्यक्त कर दिया है। तो मान लेते जैसे लंबेपन के लिए अगर उन्होंने टी को व्यक्त किया है, लंबेपन को, तो अगर बौनापन है तो इसके जस्ट अल्टरनेट है, तो उसको टी से, स्मॉल टी से। यही था, ठीक है? तो टोटल 7 जोड़ियों का इन्होंने क्या किया था? चयन किया था। और पूछा जा सकता है कि मान लेते जिनमें डोमिनेंट लक्षण था वो किस टाइप के लेटर से उन्होंने उसको अंकित किया, तो कैपिटल से, और जो रिसेसिव थे उसको स्मॉल टी, स्मॉल लेटर से। आगे हम देखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर ये आ जाए कि टी यानी कि टी दोनों कैपिटल हैं, यानी कि दोनों का लंबापन शो हो रहा है, तो ये क्या है? होमोजाइगस है। तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है? समयुग्मजी। और अगर टी और टी आ जाए, तो एक टी का मतलब यहाँ पर ये, इसका मतलब तो लंबापन हो गया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोनापन, है ना? तो ये अपोजिट हो गया, तो इसको बोलेंगे विषम युग्मजी। ये बस इतना याद रखना है। इसके अलावा हाँ, ये देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जरा ये देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब 3:1। 3, अगर मान लो उन्होंने दो चीजें, दो पौधों का संक्रिय किया है, तो 3:1, मतलब कि 3 इसमें से लंबे पैदा होंगे और एक बौना पैदा होगा। जीनोटाइपिक रेशियो में 1:1 होता है, एक शुद्ध लंबा होता है, दो मिश्रित लंबे होते हैं और एक शुद्ध बौना होता है। ठीक है? ये लास्ट वाला बौना इंगित करता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 रहेगा। ज़्यादा और कुछ हमें ध्यान नहीं रखना है इसके अलावा। हाँ, अब इनके जो रूल्स थे, एक थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो पहले अगर आप लॉ के बारे में डोमिनेंस की बात करेंगे, तो इन्होंने ये कहा है कि जब आप दो संक्रिय पौध, मतलब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों को मिला रहे हैं, कि मान लेते हैं एक लंबा है और एक बौना है, तो ये कहते हैं एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है अगर, तो जैसे कि इसमें विपरीत लक्षण हम देख रहे हैं, तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाला लक्षण प्रभावी रहा है। तो इसमें जो जो नया पौधा आएगा उसमें यानी कि वो लंबा होगा, यानी कि जो प्रभावी लक्षण है यानी कि ये टी लंबापन, ये देखने को हमें मिलता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने क्या कहा, जरा देखते हैं। जब मटर के लंबे पौधे से बौने पौधे का क्रॉस कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगेंगे, जैसे कि ये दिखाया। अगर ये लंबापन और पौधेपन दो टाइप के बोने अगर हम पौधों को लगाते हैं, तो हमें पहली पीढ़ी में लंबेपन को मिलेंगे। इसी को बोलते हैं डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंस जीन है वो हमें पहली पीढ़ी में दिखाई देता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको उदाहरण से समझते हैं। जब मटर के लंबे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है, इसी केस में, तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगते हैं। यहाँ तक तो यही सेम लॉ है। ठीक है? लेकिन पुनः जब इसी पीढ़ी के पुष्पों में स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी के पौधे दोनों प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये कि जब अगर दोबारा से फिर आप इनको मिलाओगे, तो पहली पीढ़ी में तो लंबे प्रकार के होते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। अगर 3 लंबे होंगे तो 1 बौना का अनुपात होता है। तो ये क्या हो गया है? ये सेग्रीगेशन हो गया, अलग-अलग हो रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार ये कहते हैं कि कारकों के विभिन्न जोड़ों जो किसी जीव में पाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप का जीव बना सकते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई, ये जो टी आप मिला रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि या तो ये लंबा ही पैदा हो या फिर ये छोटा ही पैदा हो सकता है। ये दोनों मिला के कोई अलग प्रकार का जीव बना दे, कोई डिफरेंट जीन की, कोई डिफरेंट क्रिएचर का निर्माण हो जाए। यही बात है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट
जरूरी नहीं कि जो अब ये दोनों मिल रहे हैं तो इन दोनों में से ही एक बने, हो सकता है कोई थर्ड टाइप का बन जाए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एक ही है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन तरीके के लॉ हमारे मेंडल के लॉ हमने देखे हैं। अब मनुष्य में अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें, क्योंकि हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता है मनुष्य में 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23। फीमेल फीमेल्स में 22 पेयर्स में सबका कितना होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, जो 23वां पेयर होता है किसका? मेल्स का, उसमें एक्स और वाई दो होते हैं। ठीक है, तो बाई क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है क्या? बाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि लड़का मेल या फिर फीमेल, मतलब गर्ल और बॉय का जन्म होता है। तो आधे निम्न जोड़ी 23 में, तो बस इतनी हमें चीजें याद रखते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। 23वीं जोड़ी एक्स होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। अगर 23वीं जोड़ी भी एक्स एक्स है तो लड़की हो जाएगी, और अगर एक्स और वाई है 23वीं जोड़ी तो फिर वो लड़का हो जाएगा। इसके अलावा एक तो हमारा रिप्रोडक्शन के तरीके से मतलब चीजों को जन्म होता है, और दूसरा जो जन्म होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्तन। कायिक प्रवर्तन का मतलब है जैसे कि जो कलम हम करते हैं, जैसे मान लो गुलाब का पौधा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसकी कलम लगा के नया जन्म देते हैं पौधों को, इसी को तो जैसे गुलाब में, जिस तरीके से चंपा में, जिनकी भी तने से हम काट के या फिर किसी की ब्रांचेस से हम तना नया कलम करके बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये जो है ये सोमाटोटैटिक जो सेल्स होती हैं, सोमाटिक सेल्स होती हैं, उनके माध्यम से होते हैं, यानी कि कायिक जो कोशिकाएं हैं उनमें होता है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जर्माइन जर्मिनल वेरिएशन और सोमेटिक वेरिएशन अगर आ जाए, तो जर्मिनल का मतलब होगा ये जीन्स से जो भी होगा, सोमेटिक का मतलब होता है जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनसे भी वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्नता दो प्रकार की हो सकती है, जर्मिनल और सोमेटिक। सोमेटिक यानी कि आपके जर्माइनल वेरिएशन ऐसी विभिन्नता जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती हैं, अभी बताया है आपको। ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती हैं, इस कारण जननिक यानी कि इनको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि ऐसी विभिन्नताओं में से कुछ जन्म से ही प्रकट हो जाती हैं, जैसे आंखों एवं बालों का रंग। मान लो किसी का अगर आंखें ब्लू आइस है, नीली आंखें हैं, तो इनके बच्चों में भी आप नीली आंखें देख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक। जबकि कुछ विभिन्नताएं जन्म के बाद में प्रकट होती हैं, जैसे आप दो चीजें हैं, जेनेटिक चीजें जो है ना, कुछ तो बहुत जल्दी ही दिखेंगी, जन्म के टाइम पे बचपन में ही दिखने लग जाती हैं, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद प्रकट होती है। जैसे शारीरिक गठन, भाई शारीरिक गठन क्या होगा? बचपन से नहीं दिखेगा ना, वो तो बड़े हो जाएगा व्यक्ति तभी उसको दिखेगा। शरीर की लंबाई वगैरह ये बाद में दिखती है, तो ये सब कैसी है? जेनेटिक वेरिएशन है। सोमाटिक वेरिएशन ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से प्रकट हो सकती हैं, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अनुपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार। कहने का मतलब ये है, जेनेटिकल तो हो गया, लेकिन जेनेटिकल के बाद भी आप जैसे वातावरण में रहते हैं, जलवायु में, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। जैसे कि कलर है ना, अगर आप कितने भी लाइक काले हैं, अगर आप अपर कंट्रीज में यानी कि अपर एल्टीट्यूड कंट्रीज में चले जाओ, तो वहां पे आपका कलर भी चेंज हो सकता है ना, शारीरिक गठन भी चेंज हो जाता है, हाइट कम, ये इन सब चीजों की क्लाइमेट का एसेंस पड़ता है। उपलब्ध भोजन के प्रकार पर कैसा भोजन भोजन अगर भोजन अच्छा है तो आप न्यूट्रिशन आपको अच्छा मिलेगा, तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। और अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर, और आपका कंपटीशन वहां पर कैसा है, तो इस आधार पर भी आपके में फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसी विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीन में गुणों के परिवर्तन के कारण नहीं होती हैं, जबकि वो कहाँ होती हैं? बताया ना, सोमैटिक सेल्स में होती हैं। इसी वजह से जो चेंजेस सोमैटिक वेरिएशंस होते हैं उनको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। तो एक तरीके से जेनेटिक हो गया, एक दूसरा क्या हो गया? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब सोमैटिक वेरिएशंस वाला। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन हमारा क्या है? म्यूटेशन है, जिसकी जो थ्योरी ह्यूगो डी ब्रीच ने दी थी, बस इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं। जैव विकास के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लामार्क का सिद्धांत समझना पड़ेगा। लैमार्क जिसने इनका ये सिद्धांत जो है, ये है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बस एक चीज याद रखना, एक्वायर्ड मतलब, अब ये चीज अभी अभी हम देख कर रहे हैं कि हम जो चीजों को एक्वायर करते हैं, एक्वायर वो कैसे करते हैं? सोमैटिक सेल्स की देन है। तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो किस किस वजह से चेंजेस होते हैं? तो सबसे बड़ी बात है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वैसे इम्पैक्ट रहेगा आपकी ग्रोथ पर। जैसे आप सवाना के जंगल में रह रहे हो तो डिफरेंट टाइप का आपकी बॉडी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप मान लेते हैं कि अपर लैटिट्यूड्स कंट्रीज में रह रहे हैं, जहाँ पे टंड्रा या फिर टैगर का रीजन है, तो वहाँ टैगर रीजन में आप अगर अब सवाना में जो डियर देखते हैं, जो हिरण देखेंगे, और यहाँ पे जो डियर देखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेंडियर।
और रेंडियर में हमें ये पता है एक मोटी सी परत होती है किसकी, वसा की, यानी कि फैट की। जो भी जानवर ठंडे इलाके के प्रदेश में रहते हैं उनमें फैट जमा होता है, ये सुन लो। जबकि सवाना के एरियाज में जो डियर्स होती है उनमें नहीं होता है। यही बात लेमार्क ने कही है कि किसी का भी शारीरिक जो गठन है वो उसके इम्पैक्ट होता है उसका एनवायरमेंट पे, यानी कि तो एनवायरमेंट के हिसाब से व्यक्ति के जो शरीर है वो चेंजेस एक्वायर करता है, वही वो बोलते हैं एक्वायर्ड। बड़े होने की प्रवृत्ति वो भी बोलते हैं कि बड़े व्यक्ति जैसे जैसे बड़े होते जाता है उसमें वैसे वैसे भी चेंजेस आते जाते हैं। दूसरी बात ये भी बोलता है इस एनवायरनमेंट के अलावा, कहता है कि इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। आप जिस ऑर्गन का यूज करेंगे वो ज्यादा बढ़ेगी, और जिसका आप यूज कम करेंगे वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं टेल, है ना, पूंछ कई जानवरों में पहले थी, अब नहीं होती थी। उसी तरीके से जिराफ की जो गर्दन का लंबा होना, वो भी आप किसको, लेमार्क की सिद्धांत को मान सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये कहता है लेमार्क कि मान लेते हैं कि एक जनरेशन में जो भी चेंज आ जाता है तो आप उसी जनरे फिर वो चेंज आपको हर एक जनरेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो जर्मन लेमार्क की इसी बात को कि जो भी आपने एक्वायर्ड किया है चेंज वो दूसरी जनरेशन को भी देखने को मिलेगा, इसी बात की पुष्टि, यानी कि इसी बात का खंडन जर्मन जर्मन वैज्ञानिक वीजमैन ने किया। जी वीजमैन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी। अब ये बताओ उन्होंने जो पूंछ काटी है वो एक तरीके से एनवायरमेंट की एक्वायर्ड एक्वायर्ड चेंजेस लाया उन्होंने, है ना, सोमैटिक चीजों में चेंजेस लाया। तो यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछे वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान। अब उन्होंने जब 21 पीढ़ियों तक की पूंछे काटी, लेकिन फिर भी तो 22वीं पीढ़ी का फिर भी जो चूहा जन्मता है उसकी तो पूरी पूंछ आती है। तो ये शो हो गया कि भाई एक्वायर्ड लक्षण तो था आधी कटी पूंछ, लेकिन तब भी वो जो चेंजेस था, कहने का मतलब है जो वंशानुगत ट्रांसफर होना था वो जिस चेंजेस को वो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से इनका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेमार्क का ये सिद्धांत यहाँ पर प्रूव होता है। उसी तरीके से एग्जांपल और ले सकते हैं लोहार के हाथों की जो मांसपेशियां हैं हथौड़ा चलाने के कारण मजबूत तो हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उनकी संतानों में देखोगी जरूरी नहीं कि ऐसी उनकी मजबूत मांसपेशियां ही उन्हें मिले, वो कोमल भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये गलत प्रूफ होता है लेमार्क का। आप एक्वायर तो कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इनहेरिटेंस यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चीजें ट्रांसफर होती चली जाए। ये चीज है। तो लेमार्क का कौन कौन सा सिद्धांत है, बड़े होने की प्रवृत्ति, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इफेक्ट ऑफ डिसीज ऑर्गन्स। उसी तरीके से डार्विनवाद का अगर हम नियम कहें तो डार्विनवाद का नियम कहता है ओवर प्रोडक्शन। वो कहता है मनुष्य के अंदर क्षमता है, यानी कि एनिमल्स में हमें क्षमता दी गई है ओवर प्रोड्यूस करने की। तो हम जन्म बहुत बच्चों का जन्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रकृति के पास तो ओनली लिमिटेड साधन संसाधन है। इस वजह से सर्वाइवल ऑफ द टेस्ट, यानी कि दो एक जैसे इंसानों में या दो एक जैसे जीवों में अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, और नेचर जो है वो उसी को सिलेक्ट करता है जो कैसा होता है, जो बहुत पावरफुल होगा, जो एकदम फिट होगा। और फिर कहता है उसी के हिसाब से जो बचा रहता है, तो चेंजेस जो भी आता है, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, जो भी बदलाव आते हैं वो इनहेरिट करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाया जाता है। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत नॉर्मल शब्दों में इसे थ्योरी ऑफ सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सोशल एस्पेक्ट में जो हम कहते हैं तो इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह देते हैं, और जब हम इसको बायोलॉजिकल फॉर्मेट में कहते हैं तो इसको नेचुरल सिलेक्शन कह देते हैं। बस इतना ही याद रखना। अच्छा, अब ये जो है, ये जो डार्विनवाद ने एक जानकारी ये है कि उन्होंने यह समुद्री यात्रा, उन्होंने ये सब सिद्धांत कब दिया, उनका यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक अवलोकनों पर आधारित है। उन्होंने यह समुद्री यात्रा 1831 से 1836 ईस्वी तक दक्षिण अमेरिका जाने वाले एक ब्रिटिश जहाज, उसका नाम था HMS बीगल, से किया था। तो बस इतना याद रखना और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसी को हार्वर्ड एंड स्पेंसर ने इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा सोशल एस्पेक्ट में, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, नव डार्विनवाद की थ्योरी है जीन म्यूटेशन को नव डार्विनवाद कहते हैं। तो जीन म्यूटेशन नव डार्विनवाद है। इसके अलावा वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आजकल हम क्या देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर या फिर क्रोमोसोम में चेंज होगा या नंबर्स में चेंज होगा तो हमें अगले जनरेशन में वेरिएशन दिखाई देगा। इसके अलावा जीन म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन दिखाई देता है। इसके अलावा हमें देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉस, जेनेटिक क्रॉस ओवर कराना। इसके अलावा आइसोलेशन, आइसोलेशन की वजह से कहने का मतलब है कि अगर कुत्ता, दो कुत्ते हैं, है ना, कुत्ता 1 है और कुत्ता 2 है, और अगर ये अलग अलग रहे, आइसोलेट रहे, तो इन दोनों में
जो चेंजेस होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो आइसोलेशन की वजह से भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो अब डार्विनवाद का जो मेन है वो है कि जेनेटिक चेंजेस जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन की वजह से। इवोल्यूशन का मेन कारण वो कहते हैं जेनेटिक है, लेकिन अब नव डार्विनवाद में कहते हैं कि जेनेटिक तो है लेकिन अलग अलग तरीके का, जैसे जीन म्यूटेशन, वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक क्रॉसओवर या रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी और आइसोलेशन की वजह से। तो इसी को हम बोलते हैं नव डार्विनवाद। चलिए आगे देखते हैं। म्यूटेशन थ्योरी जनरली हॉलैंड के पादप शास्त्री थे कौन, नाम क्या है, ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने कब दी थी, 1921 में नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। इसी के अलावा हम देखेंगे रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये तो उत्परिवर्तन सिद्धांत है और ये है उनका रिकैपिचुलेशन थ्योरी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया जिन्होंने, ठीक है। तो बस ये दो सिद्धांत याद रखने कौन किसने दिया है। आगे बात करते हैं होमोलॉगी क्या है। देखो यहाँ पर है, इस हिंदी वर्ड से इसको ज़्यादा समझ में आता है। तो ये वर्ड देखो, जातता, जात का मतलब है जाना यानी कि जन्म होना। होमो मतलब जिनका जन्म तो सेम प्रोसेस के थ्रू थ्रू हुआ है, लेकिन इनका जो यूज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इनका जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, इनका यूज डिफरेंट हो रहा है। इनका जो बर्थ है वो सेम हो रहा है, लेकिन इनके अंग का यूज होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। असमान हो सकते हैं, उसमें क्या कह रहा है कि कार्यों में उपयोग होने के कारण ये असमान हो सकते हैं, लेकिन उन उसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। समरूपता, रूप उनका एक जैसा है, रूप एक जैसा है, दिख तो आज वो एक ना, यूज कर करके वो एक एक जैसे दिख रहा है, लेकिन इनका जन्म अलग अलग तरीके से हुआ था। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। जन्म अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन घूम फिर के अब ये दिख तो एक ही जैसे रहे, तो ये कन्वर्जेंस हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जन्म एक ही तरीके से हुआ है, लेकिन इनका यूज अलग अलग हो रहा है, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। तो पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन सा था और समरूप एवोल्यूशन कौन सा था। अब शेषी अंग मतलब ऐसे अंग जिनका अब यूज नहीं होता, जैसे शुतुरमुर्ग के पंखे, ऑस्ट्रेलिया के एमू एवं कैसोवरी के पंख, ये पक्षी थे। न्यूजीलैंड के में जो कीवी पक्षी उसके पंख बोड़ता नहीं है। वर्तमान में इंडोनेशिया में जो विलुप्त हो गया डोडो, उसके भी पंख। उसी तरीके से मनुष्य में जो अपेंडिक्स होती है, जो कि पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये भी एक तरीके से अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजल ऑर्गन्स कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूग्लिना। तो यूग्लिना को क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं यूग्लिना, ठीक है ना। युगल ये प्रोटोजोआ किंगडम में आता है। तो प्रोटोजोआ कह सकते हैं कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है क्या, प्रोटोजोआ यूग्लिना। उसी तरीके से प्रोटो एरो स्पंजिया, तो हमें यहाँ पे देख रहा है स्पंजिया, तो जो ये भी प्रोटोजोआ स्पंजिया, तो प्रोटोजोआ संज्ञा में आता ही है कि एक कोष की सदस्य होता है, इन्हीं के पूर्वजों से स्पंज की उत्पत्ति हुई है, किससे, प्रोटी ओरो स्पंजिया से। इसी तरीके से नियोपाइलिना, नियोपाइलिना जो है, जो मोलस्क होता है और एनिलिडा होता है, इसके बीच की कड़ी है। तो इसको याद करना आसान, जैसे एन है तो एल एम एन, एल से हो जाएगा लीडा, एम से मोलस्क और एन से नियोपिलीना। या फिर मूल ली है कोई लीड, न्यू न्यू लीड मूल ली है, लीड मतलब एलईडी मान लेते हैं। इसी के अलावा पेरीपेटस, तो पेरीपेटस जो है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। तो इसमें पोडा याद रखना, पेरीपेटस में पोडा और एनिलिडा हमेशा रहेगा। एक एक इसमें भी एनिलिडा है, इसमें भी एनिलिडा है। आर्कियोपेटेरिक्स तुम्हें पता है पक्षी वर्ग का जंतु होता है और इसकी चोंच में क्या होता है, दांत होता है। तो ये बर्ड्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी है, रेप्टाइल्स, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है कौन है, ये आर्कियोपेटेरिक्स। प्रोटोथीरिया, जैसे ये मतलब मैमल्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी है, जैसे कि एक्टिना और डकबिल प्लेटिपस, ऑर्निथोक्राइनस इसको बोलते हैं। ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके स्तन भी होते हैं, लेकिन ये बच्चे को जन्म ना देकर किसको, एग एग देते हैं। तो ये क्या हो गया, स्तन होना मैमल्स की पहचान है और एग इसका बर्ड्स का। तो इसी वजह से बोलते हैं मैमल्स और बर्ड्स के बीच की, सॉरी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है कौन, प्रोटोथीरिया। लो रेगुलेटेड टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जरा देख लेते हैं कौन क्या है। एलन का नियम कहता है कि अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जंतुओं के शरीर में के खुले भाग, जैसे कि पूंछ, कान, पाद या पाद मतलब ये पैर आदि क्रमशः छोटे होते जाते हैं, ताकि इनके माध्यम से ताप हानि कम हो। सीधी सी बात है, अंगों का छोटा होना, ठीक है, अंगों का एलिया जाना, एलियाने का मतलब होता है ना सिकुड़ जाना। तो ये याद रखना कि वो छोटे होते जाते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे कि जितने अंग बड़े होंगे एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, जितने अंग छोटे होंगे एनर्जी लॉस कम होगा। तो एलन का नियम नियम है एला जाना, यानी कि अंगों का छोटा होना।
बर्गमैन का नियम है सदस्यों के शरीर अधिकाधिक बड़ा होना। तो बर्गमैन बड़ा होना कैसे? जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का जो शरीर होता है वो कैसा होता जाता है? अधिकाधिक बड़ा होता जाता है। उसी के अलावा कोप कोप भी होता है बड़े होते रहने। वो कहते हैं कि जैव विकास के लंबे इतिहास में जंतुओं में शरीर के अधिकाधिक बड़े होते रहने की प्रवृत्ति रही है, कि वो शरीर जो है ना धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता रहता है। ग्लोबल ग्लोगर, तो ग्लोगर का मतलब ग्लो होता है, तो ग्लो मेलानिन से संबंधित है। गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापी जो जंतु होते हैं वो मेलानिन रंग अधिक होता है, दैट मीन थोड़ा वो डार्कर कलर के होते हैं जिन एरियाज में गर्मी और नमी होती है। गाउस का लोग कहते हैं कि ऐसे दो जीव जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान है, अनिश्चित काल तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। सीधी सी बात है, अगर दो एनिमल्स कोई भी जिनकी नीड्स एक ही जैसी होंगी तो आपस में कम्पीट करेंगी, इस वजह से ये दो एक ही स्थान पर नहीं रह सकती हैं। ये नियम है गाउस, क्योंकि गाउस कहता है कि इन दोनों के बीच में गफलत होने लग जाती है। याद करने का तरीका है, तो गाउस का लॉ हमें याद रहेगा। चलिए, अनुवांशिक और जब विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जरा देख लेते हैं। एलील्स, युग्म की बात करेंगे तो युग्म जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे किसी पुष्प का रंग लाल, हरा एवं पीला को क्रमशः आरजी वाई से प्रकट करते हैं। इसी प्रकार लंबा टी तथा बोना टी भी युग्म विकल्पी है। ठीक है, तो युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है? अगर टी से हम लंबा को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये स्मॉल टी से बोना को कर रहे हैं, ये अपोजिट वालों को हम एलील कहते हैं। होमोजाइगस, तो सम युग्म जी बताया था जिनका रेशियो होता है 3:1 का, है ना। और ये बताया था विषम, इनका रेशियो कितना था? 1:2:1 का। तो यदि समजातीय का, अब ये देखो क्या है, सम युग्म जी है, मतलब सम मीन समान, युग्म वाले। तो टी टी इन दोनों को लंबेपन का दिख रहा है, टी टी ये स्मॉलर दिख रहे हैं, तो बोनापन के समायुग्म युग्म है। विषम युग्म में एक टी लंबेपन को शो कर रहा है, ये दूसरा टी किसको शो कर रहा है? बौनेपन को। फिनोफाइट, फिनो मतलब जिनके फिजिकल फीचर सेम हो। जीनोफाइट जिनका जेनेटिक सेम हो। जीनी संरचना उस जीव की समजीनी या जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। लिंकेज का मतलब होता है, लिंकेज में जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बने होते हैं तो उनकी वंशानुगत स्वतंत्र ना होकर एक साथ ही होती है। जैसे अभी हमने इनका मेंडल का एक नियम पढ़ा था, असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करी थी। तो इन्होंने असॉर्टमेंट में ये कह दिया था कि मान लेते हैं दो लोगों में अगर दो अलग अलग जीन की चीजों को आप मतलब क्रॉस ओवर कर देंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि, मान लेते हैं इनमें एक्स जीन है, एक्स में वाई जीन है, तो जरूरी नहीं कि या तो एक्स ही जीन पैदा हो या वाई जीन की पैदा हो सकता है कि जेड जीन पैदा हो, तो मतलब इंडिपेंडेंट लक्षण भी शो कर सकता है। लेकिन जो लिंकेज है, लिंकेज का मतलब ही यही है कि लिंक है, कि अगर एक्स और वाई का क्रॉस ओवर हो रहा है तो या तो एक्स होगा या फिर वाई का ही जन्म होगा, या फिर ऐसा जन्म होगा जन्म में एक्स वाई दोनों हो, बट तीसरा जन्म नहीं हो सकता। मतलब नई पीढ़ी का लिंकेज पुरानी पीढ़ी से, इसी को लॉ ऑफ लिंकेज कहते हैं, लिंकेज का नियम कह रहे हैं। और यही देखो असॉर्टमेंट वाला जो नियम है ना किसका, मेंडलीव का, उसी का ही अपवाद भी तो हो गया एक तरीके से। क्रॉसिंग ओवर हमें पता है, क्रोमोसोम्स हमें पता है, इनका क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में पता है, डीएनए उनमें होता है जो कि हमारे जीन ट्रांसफर करता है। सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पता है, एक्स एक्स और एक्स वाई के बारे में। ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है? ये गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम्स सेक्सुअल कोशिकाओं में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसी तरीके से ऑटोसोम जो होता है ये सोमैटिक उसमें होते हैं, किसमें? सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स मतलब कि कायिक जनन जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। जीन हमें पता है, डीएनए का बेसिक इकाई जो है वो क्या है? जो डीएनए जो बेसिक इकाई है वो हमारे जीन्स। और जीन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? जासे जीन्स जासे जोहानसेन ने 1909 में। जीनोम हमें पता है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीनोम। म्यूटेशन थ्योरी दी थी किसने? उत्परिवर्तन। ऐसे असतत अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं जो अचानक उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न अचानक होते हैं, क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अनुवांशिकी हमें पता है, जेनेटिक्स, बस इतना याद रखो कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस हो चुका है, टीटी, और फिर ये टी या टी कर लो या फिर टी और टी, इस प्रकार से कर लो। वन जीन वन एंजाइम, यानी कि एक जीन एक एंजाइम द्वारा, एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है, इसी को बोलते हैं वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी। इस सिद्धांत की खोज किसने करी है? बीडल और टेटम ने करी है। बीडल टेटम का नाम बहुत ज्यादा आता है, तो वन जीन और वन एंजाइम थ्योरी के खोजकर्ता कौन है? बीडल एवं टेटम है। इडियोग्राम की बात करेंगे तो उसमें है कि किसी कैरियोटाइप के पहचाने गए गुणसूत्रों के समजातीय जोड़ों को लंबाई के गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद किसी निश्चित पैमाने पर का जो आरेख रूप तैयार दर्शाया जाता है उसे हम कहते हैं इडियोग्राफ।
मतलब कि डिफरेंट अगर लेंथ के क्रोमोसोम्स हैं तो उनको क्रिम से लगाने की जो, जैसे मान लेते हैं सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसी को हम कहते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसी को कहते हैं इडियोग्राम। यूजेनिक्स मतलब सुजन सुजननिकी। यह अनुवांशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज को अनुवांशिक नियमों के द्वारा सुधार संबंधी अध्ययन किया जाता है। देखो ये जेनेटिक्स में तो जेनेटिक्स लगा है, जिसके अंतर्गत मानव जाति यानी कि ह्यूमंस जो होता है को अनुवांशिक नियमों के द्वारा सुधारने से संबंधित किया जाता है, तो ये यूजेनिक्स याद रखिएगा। फ्रांसिस जो गाल्टन थे, इन्होंने सर्वप्रथम सुजननिकी नामक नई शाखा का नाम दिया था। तो गाल सूजा रहता है तो सुजननिकी, सुजाननिकी गाल यानी कि गाल्टन। वेसक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जो ट्यूबेक्टोमी हमें पता है महिलाओं का जो बंधकरण होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, पुरुषों के बंधकरण को वेसक्टोमी कहते हैं। यूथेनिक्स अभी पढ़ के आए हैं, ये यूजेनिक्स है और ये यूथेनिक्स, अब दोनों में अंतर जरा देख लो, याद रखना है। इसमें मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों को उत्तम पालन पोषण एवं शिक्षा द्वारा विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी किसी ह्यूमंस में बहुत अच्छा क्वालिटी का जीन्स होता है, तो उसका जो स्टडीज होता है उसको हम यूथेनिक्स कहते हैं। और जबकि जब हम सुधार करने की बात करते हैं तो यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक, यूजेनिक्स में इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो यूजेनिक्स इंप्रूवमेंट। कारक फैक्टर्स हमने देख लिया है। कलर ब्लाइंडनेस में लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, इसी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। हीमोफीलिया की बात करेंगे तो हीमोफीलिया रॉयल क्यों होता है, इसमें क्या होता है, ब्लीडर डिसीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि चोट लगने के बाद कई देर तक इसमें खून बंद नहीं होता, खून लगातार बहता रहता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लीडर डिसीज। एक तरीके से वंशागति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है, इस वजह से हम इसको जेनेटिक डिसीज भी बोलते हैं, किसको, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को हम रॉयल रॉयल क्वीन विक्टोरिया डिजीज, ब्लीडर डिसीज बोलते हैं। उसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया भी एक तरीके की जेनेटिक डिसीज हो सकती है, सुप्त जीन के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे आरबीसी में, उसी वजह से इसका जो आकार होता है हंसिया के आकार का हो जाता है सेल, है ना, जबकि इसको पूरा डेवलप होना चाहिए था ऐसा, लेकिन अब ये रह पाता है सिर्फ ऐसा, इस जिससे कि हेमियोलाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। तो हेमियोलाइटिक एनीमिया रोग एक तरीके से दूसरा नाम है सिकल सेल एनीमिया का। डाउन सिंड्रोम्स का मतलब क्या है, अब डाउन मतलब अब जब आप एक 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की जगह 3 हो जाते हैं। अभी हमने क्या बताया था आपको कि जनरली 23 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स हमारे सेम होते हैं और सब में एक्स एक्स होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे 21वां पेयर है जनरली उसमें होना चाहिए था एक्स एक्स, लेकिन इसमें हो जाती है 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्र 2 की जगह कितने हो गए, 3, और किसमी कौन सी जोड़ी में, 21वीं जोड़ी में। तो इस वजह से अब गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। इस सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद एवं मंदबुद्धि वाला हो जाता है, क्योंकि नाम या डाउन छोटा रहेगा। इसमें जननांग समान लेकिन पुरुष नपुंसक भी होते हैं। इसे मंगोली जड़ता, मंगोलियाइड आइडियोसी भी कहा जाता है, क्योंकि मंगोल्स के लोग वैसे भी हाइट कम में रहते हैं। तो याद कैसे रखना कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी वाला, तो जब एक किसके लिए आप क्या होते हैं, डाउन यानी कि नीचे होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में जो डिसफंक्शनलिटी है उससे रिलेटेड रहेगा। उसी तरीके से आता है क्लिन-फ्लेंटर सिंड्रोम। तो क्लिन-फ्लेंटर जैसे ये के बना है तो इसमें ऐसा एक्स एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। इसमें जो लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 और प्रायः ट्रिपल एक्स, सॉरी डबल एक्स और वाई हो जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, एक्स वाई होना चाहिए था लिंग निर्धारण के लिए, लेकिन ये हो क्या रहा है, एक्स एक्स वाई। तो के ऐसे बनता है, क्लिन-फ्लेंटर से याद रखेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, वृषण टेस्टिस होती हैं और उनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इससे पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। तो क्लिनफ्लेटर्स में एक्स एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये याद रख सकते हैं, इनको देख के एक जैसे बने हुए हैं। टर्नर सिंड्रोम का मतलब ये महिलाओं में जनरली नपुंसक होती है। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ऐसी स्थितियों है जिनमें केवल एक गुणसूत्र, ठीक है, टर्नर में सिर्फ टर्न करोगे एक गुणसूत्र मिलेगा। इनका कर छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होता है, वक्ष चपटा तथा जनपद जनत अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। जो टर्नर सिंड्रोम है जनरली फीमेल्स में देखने को मिलता है, सिर्फ एक गुणसूत्र की वजह से इनका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिनोल कीटोन्यूरिया ये एक तरीके से मेंटल डिसीज है। ठीक है, कीटोन्यूरिया फिनाइल अल्प बुद्धिमत्ता आ जाती है। इस रोग में फिनाइल एलिमिन की टाइरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है, जिसका नाम है फिनाइल एलिमिन, ये हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है इसी वजह से। तो कौन से अमीनो अम्ल में टाइरोसिन नामक, सीधी बात है, टाइरोसिन की कमी हो जाती है, इसमें याद रखना है। हमारी अगर बात करेंगे हम आईक्यू कैसे निकालते हैं, तो हमारी रियल एज है और हमारी जो मेंटल एज है इंटू 100 करके। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और अगर आरएनए से डीएनए हो तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या शॉर्ट फॉर्म में रेट्रा। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को हम ये कहते हैं ट्रांसलेशन। वेरिएशन हमें पता है, जर्मिनल वेरिएशन हम पढ़ के आए हैं, कायिक विभिन्नता, सोमेटिक वेरिएशन यानी कि जो चीजें हम एक्वायर्ड कर लेते हैं,
जीवन में जो भी चेंजेस एक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कायिक विभिन्नता यानी कि सोमेटिक वेरिएशन। एमैस्कुलेशन पुष्प की परिपक्वता के पहले अगर परागकोश को हटा दिया जाए तो इसी को बोलते हैं एमैस्कुलेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ के आए, एक्वायर्ड कैरेक्टर पढ़ लिया। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक समान है। अभी बताया था समजात, जात यानी कि जन्म एक समान हुआ है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस है इनके बीच में। और असमजात का ये जन्मे तो अलग अलग है लेकिन काम एक जैसे हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन का, फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमन और बर्ड, इन सबके हाथ हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? होमोलोगस समजातीय हैं, यानी कि इनका जन्म तो एक ही जैसे स्ट्रक्चर से हुआ है लेकिन काम अलग अलग आता है। फ्रॉग इन्हीं हाथों से डिफरेंट काम करता है, लिजर्ड अलग काम करती है, ह्यूमंस अलग काम करते हैं, बर्ड्स अलग काम करती है, बट इनका जन्म तो सेम ही हुआ है। एनालॉगस ऑर्गन देखेंगे। एनालॉगस का मतलब है दिखते समान है, दिख रहे हैं ना, ये देखो ये इंसेक्ट विंग और बर्ड विंग समान दिख रहे हैं लेकिन इनका काम अलग अलग टाइप का है। तो ये है समरूप। अ- असमजात, असमजात। तो जात से याद रखना है, जात मीन जन्मना, जो सेम नहीं जन्मे हैं लेकिन काम सेम है। और यहाँ पे समजात है, जन्मे सेम है लेकिन काम डिफरेंट है। तो क्या है? जन्म का और कार्य का डिफरेंस है यहाँ पर, बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा पैलियंटोलॉजी, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। दैट्स ऑल, ये चैप्टर खत्म।